बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ समा टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सैलाब से जो तबाहकारी पाकिस्तान में हुई है उसका एक रफ एस्टिमेट मैंने पहले भी कहा था कि 10 अरब डॉलर के करीब है। और मुसीबत की इस घड़ी में दुनिया ने फैसला किया कि पाकिस्तान का साथ देगी। चीन की तरफ से 100 मिलियन युआन की इमदाद का ऐलान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 मिलियन US डॉलर्स की मदद का ऐलान हुआ है। कनाडा की तरफ से भी मदद का ऐलान हुआ है। और पाकिस्तान का ईरान और अफ़गानिस्तान से टमाटर और प्याज दरामद करने का फ़ैसला भी आया सामने, क्योंकि बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, फसलों का नुकसान हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले जब आप समा टीवी का बुलेटिन देख रहे होंगे तो ख़बर ये चल रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब की अपील पर अमेरिका ने तकरीबन 6 अरब रुपए देने का ऐलान किया। इस खबर की डिटेल्स मेरे पास नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि अमेरिका ने मदद का ऐलान तो किया, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं आया था। लेकिन ये खबर थोड़ी देर पहले चली है। और इसके अलावा ये खबर भी चली है कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। और वो कहाँ से इकट्ठे किए हैं, कौन लोग उसमें शामिल हैं, जो डोनेट कर रहे हैं, डोनर्स कौन है, इसकी तफसील अभी आना बाकी है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, बिलावल भुट्टो की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, कि 1 खरब 30 अरब रुपए उन्होंने जो है वो इकट्ठा कर लिया है, या वो दावा कर रहे हैं कि कर लेंगे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने आज फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ का दौरा किया और उसके बाद फिर एक मुख्तसर मीडिया टॉक की। क्या कर सुने। डैमेज काफ़ी हुआ है, ख़ास तौर पे कलाम और अतरोर के इलाके में काफ़ी हुआ है। ब्रिजेस भी डैमेज हुए हैं, होटल्स बहुत तबाह हो गए। लेकिन इसमें सबसे परेशान कुन बात यह है कि 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे। और जिन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए, कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ, ताकि आइंदा ये ना हो। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। लोग अभी मुझे खबरें आ रही हैं टन्स ऑफ टन्स राशन इकट्ठा हो रहा है। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी, खास तौर पे जो बाहर के मुल्क के पाकिस्तानी है, वो उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा इमदाद आ रही है। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में जिस तरह आपको याद है, आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। वफाकी हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल साहब ये अपील कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि वो भी मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानियों का साथ दें और मदद करें। एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं, ये भी सुने। पाकिस्तानीज़ के लिए भी मौका है, जिस तरह वो मदद करना चाहते हैं, अगर वो नकदी देकर मदद करना चाहते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अपने डोनेशंस दे सकते हैं। तो वो कह रहे थे अगर वो नकदी देकर मदद करना चाहते हैं तो अकाउंट का वो बता रहे थे कि उसमें भिजवा सकते हैं। ये और बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनकी PTI की तरफ जो इंक्लिनेशन है वो सबको ही पता है। मरियम औरंगज़ेब ने भी ये अपील की ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। अफवाज पाकिस्तान है, NDA में है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सूबाई हुकूमतें हैं, वो अपनी अपनी सतह पर काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, उनके जज्बे की ज़रूरत है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ज़रूरत है। ये कोई हुकूमत पूरा ये डैमेज नहीं कर सकती जो रेस्क्यू रिलीफ है। और कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कवल शोज़ब इसी नुक्ते के हवाले से कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुखातिब करके फ्लड्स के हवाले से पाकिस्तान को जो मदद दरकार है उसके हवाले से क्या कह चुकी हैं, ये भी सुन लें। वो सरकारी गुलाम तर्जुमान है मरियम। मेरे ओवरसीज बहनों भाइयों को उन पे इल्जाम लगा रही है कि तो फॉरनर हैं, ये तो पाकिस्तानी नहीं है। कल परसों से अब अपीलें कर रही है कि जनाब पाकिस्तान में बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, सैलाब आ गया तो हमें पैसे दो। मैं अपने ओवरसीज भाइयों को कहूँगी कि इन्होंने आपसे वोटिंग राइट छीना था। इन्होंने वो लेजिस्लेशन की जो इमरान खान ने बड़ी मेहनत के बाद करवाई थी कि हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक मिलना चाहिए वोट देने का, तो इन चोरों पे बिल्कुल यकीन न करना। इंशाल्लाह हम पूरा लाए अमल लेकर आ रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। समा टेलीविज़न के एंकर पर्सन ज़ुहैब भट्ट साहब मेरे साथ हैं। साउथ पंजाब वो गए हुए हैं, फील्ड पर मौजूद है, सैलाब ज़दा इलाके जो हैं उसको बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब भट्ट साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बिलाल अज़हर कियानी हमारे साथ होंगे, कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और शेख वकास अकरम साहब सियासतदान और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ हैं। ज़ुहैब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि इस वक्त जहाँ पर आप हैं उसके इर्द गिर्द के इलाके जो फ्लड से इफेक्ट हुए थे उसकी सूरत हाल क्या है और इमदादी कार्रवाइयों का तसलसल जारी है?
मैं शाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मैं अभी यहाँ पर हूँ मुल्तान शहर में। हम सबब्स में जाते हैं, हम तोसा की तरफ गए, तोसा शहर से जो उसके नवाही इलाके थे, जो छोटे छोटे इलाके थे, वहाँ तक गए। अब राजनपुर की तरफ सुबह मूव करेंगे। यहाँ पर फलाही काम बिल्कुल जारी हैं, बहुत सारी NGOs यहाँ पर काम कर रही हैं, सरकार की तरफ से काम जारी है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे शाम भाई, वो ये है कि जो हकदार है ना, उस तक हक पहुँचने में उसका थोड़ा सा मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो ऐसे पेश आ रही हैं कि जिनके घर डूबे हैं, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी चार दीवारी भी ख़त्म हो चुकी हुई है, वो बेचारे अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। और वो क्योंकि सैलाब के अब उतरने के बाद उनको कुछ कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, वो अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने घरों के अंदर हैं। और बाहर जो लोग वहाँ सड़क पे मौजूद हैं, क्योंकि जो NGOs काम कर रही हैं, मोस्टली जो लोग ट्रक भेजते हैं वो वहीं सड़क पे कोशिश करते हैं कि बांट दें, वो सड़क पे लोगों को इमदाद कर दें। तो वहाँ पर मोस्टली ऐसे लोग हैं जो उन इलाकों से आए हुए हैं जहाँ पर सैलाब आया ही नहीं, लेकिन वो सामान लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त फेस कर रहे हैं वहाँ पर लोग कि हकदार तक हक नहीं पहुँच रहा। तो मैं आपके तवस्सुत से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जब आप वहाँ पर किसी को भेजें या कोई सामान लेके जाए, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि वो उतर के किसी आबादी के अंदर चला जाए, जाके लोगों को देख ले। बल्कि आबादी के अंदर ही आपको लोग मिल जाएंगे जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, वो लोग बता देंगे आपको कि घरों के अंदर इमदाद आपने कैसे देनी है। बिल्कुल सही। ज़ोएब मुझेगा कि हमने देखा कि मरीम नवाज़ ने भी विज़िट किया था साउथ पंजाब का, और उसके बाद फिर फ़ोटोग्राफी सेशंस तो काफ़ी मैंने देखे थे, और बहुत सारे सैलाब ज़दगान जो थे उनको उन्होंने गले भी लगाया। लेकिन क्या कोई किसी किस्म के रिलीफ़ का ऐलान करके गई मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे? और दूसरा ये बताइएगा कि आप क्योंकि मुल्तान में हैं और आप कहते हैं कि हम फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में जाते हैं साउथ पंजाब में, और मुझे पता लगा आप तौंसा शरीफ भी गए थे जो कि उस्मान बुज़दार साहब का इलाका, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, आप उनके घर भी गए। तो मुझे ये बताइएगा कि उस्मान बुज़दार की प्रेजेंस है वहाँ पे? उस्मान बुज़दार की प्रेजेंस है, वो लोगों के साथ खड़े हैं वहाँ पे जो इफेक्ट हुए? जी एहतशाम भाई, पहले मैं बीवी मरियम से स्टार्ट कर देता हूँ। बीवी मरियम ज़रूर आ रही हैं यहाँ पे, चलें कम अज़ कम आ रही हैं। रिलीफ वो दे नहीं सकती क्योंकि वो कोई सरकारी ओहदा रखती नहीं है। हाँ, वो अपने चचा की तरफ से कह देती हैं कि उनकी हुकूमत है तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, वो नारा लगा रही हैं। लेकिन चलें, दादरसी हो रही है, लोग जो उनसे हैं उनको मिल देख के खुश हो रहे हैं। यकीन माने एहतशाम भाई, ये लोग जो उनसे हैं ना, जिनके ये फ्लड अफेक्टेड एरियाज में मोस्टली जिनको मैं मिला हूँ, बड़े इज्जतदार लोग हैं, अपनी रोजी रोटी इज्जत की कमा रहे थे, अपनी छत के नीचे इज्जत से बैठे हुए थे। उनके सर पे सिर्फ हाथ रख दें तो मरीम नवाज को देखकर ही खुश हो जाते हैं, वो मरीम नवाज को देखकर खुश हो जाते हैं। हाँ, मरीम नवाज को देख के खुश हो जाते हैं। उनके लिए इतना बहुत है कि कोई बड़ा बंदा वहां तक आए। एहतशाम भाई, ये वो इलाका है जहाँ पे शायद इनका आना इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। वो लाहौर, पेशावर, कराची या मुल्तान को वो ऐसे समझते हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर के इलाके हैं। यहाँ इस कदर महरूमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि लोग जो उनसे हैं वो इस कदर महरूमी में है। इन चीज़ों को देख के वो आप यकीन करें, वो बड़ी गाड़ी देख लेना जो लैंड क्रूजर जो उस्मान बुज़दार साहब ये हम लेके फिरते हैं, वो बेचारे वैसे ही एक सहम जाते हैं कि यार इतनी बड़ी गाड़ी हमारे इधर आ गई है, वो बड़ा बंदा आ गया है, सरदार आ गया कोई, तो ये बेचारों का ये प्रॉब्लम। ठीक है, और बुज़दार साहब का बताइएगा, वो ग्राउंड पे लोगों के साथ खड़े हुए बुज़दार साहब की प्रेजेंस का क्या हाल है? वो सिर्फ एक दफा नजर आए। मैं जहां तक तौसे में रहा, तौसा शहर देखा, या इस्तिशाम भाई मैं अभी तो रोना आ रहा है ये बात करते हुए भी कि यहाँ पर तो उस्मान बुज़दार साहब ने लाहौर में एक फिरदौस मार्केट में वो अंडरपास बनाया था ना, तो उसके बाहर एक बहुत बड़ी यादगार बना दी थी। आपको पता होगा, 0 पॉइंट पे ना एक पूरी यादगार बनाई है। यहाँ वो यादगारें की जगह उन्होंने कोई गाय के मुजस्मे, एक जहाज, वो मिराज त्यारा खड़ा किया हुआ है, और हर बोर्ड के साथ अपनी फ़ोटो लगाई हुई है, चाहे वो छोटा सा एक फिल्ट्रेशन प्लांट ही क्यों ना हो। बुज़दार साहब की फ़ोटो मौजूद है, लेकिन बुज़दार साहब मौजूद नहीं है। अब हम यहाँ कल सुबह हम बुज़दार साहब के डेरे पे चले गए। मुझे तजस्सुस हो रहा था कि मैं बुज़दार साहब से मिला हूँ लाहौर में भी, तो मुझे लगा यार वो, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं पसमानदा इलाके से हैं, कि वो इन पसमानदा लोगों के साथ होंगे, खड़े होंगे, अपने लोगों का दुख दर्द समझते होंगे। लेकिन यकीन करें वो यहाँ मौजूद ही नहीं है, वो मुल्तान शहर में भी नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश की उनको ढूंढने की, अगर वो कहीं छोटे घर में किसी में बैठे हो तो शायद वहाँ बैठे हो, लेकिन अभी वो किसी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। मैं उनके डेरे में चला गया, वहाँ बुजुर्ग बाहर बैठे थे, बुज़दार कबीले के थे एहतशाम भाई, और वो बेचारे को उसका बुज़दार साहब का भाई उमर वो ये कह के चला गया कि शनाख्ती कार्ड दे दो, हम तुम्हें टेंट दे देंगे। अब वो बुजुर्ग बेचारा बारती से उतर के नीचे आया, वो तकरीबन कोई आधे घंटे पौने घंटे का रास्ता है, वो पहाड़ से उतर के नीचे आया बेचारा बुजुर्ग, और उसको ये कह के टरखा दिया कि हम कर देंगे, शनाख्ती कार्ड जमा करा जाओ। तो ये तो यहाँ पे सूरत हाल है। और बुज़दार साहब का
सिर्फ फ़ोटो नज़र आती है आपको, बुज़दार साहब यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आते। और मुझे एक और चीज़ का दुख हुआ, इतना काम कर दिया हमने, इतना बजट तोसे में लगा दिया, जिस बंदे से पूछें बजट तोसे में लग गया, बजट जो सा है वो उसमें जनूबी पंजाब में लग गया, आज के दिन सारा बजट सैलाब में बह गया। ये हुआ है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया ज़ुएब हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे समाचार ज़ुएब भट्ट हमारे साथ थे, साउथ पंजाब कवर कर रहे हैं, फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ कवर कर रहे हैं। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ हैं, शेख वक्कास अकरम हमारे साथ हैं। बिलाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फरमाइएगा कि IMF की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी इस हफ्ते मिल जाएगी और कर्ज प्रोग्राम जो है वो बहाल हो गया और उसकी एक्सटेंशन भी हो गई है, $6 अरब से बढ़ाकर $6.5 अरब पर कर दिया गया। लेकिन एक तो ये अब फ्लड की जो सूरत हाल है, ज़ाहिर बात है इस हवाले से भी आप कीजिएगा ज़रूर कमेंट, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस सूरत हाल में जब फ्लड से ऑलरेडी एक बहुत मैसिव लेवल पे पॉपुलेशन अफेक्टेड है और फिर IMF की इंस्टॉलमेंट आ रही है इस वजह से क्योंकि हम उनकी कुछ शराइत मान रहे हैं और उन शराइत को मानने के नतीजे में 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो जाएगा, तो ये बाकी एक आम शहरी को तो अफेक्ट करेगा जैसे कि हमेशा करता है, पाकिस्तानी को करेगा, इन लोगों को कितना अफेक्ट करेगा जो इस वक्त ऑलरेडी सैलाब से इफेक्टेड है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अगेन। जी देखिए सर, मैं बात आपके सवाल से पहले मैं जो बात आपके ये ऑन द फील्ड जो करस्पॉन्डेंट या रिपोर्टर कर रहे थे, मैं उसके बारे में इसलिए जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि कल मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब तौंसा गई तो मैं उनके साथ मौजूद था और मैं उस हमारी पार्टी की सतह पे उसको प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा था अपने पार्टी कॉलीग्स के साथ। तो ये ना सिर्फ ये कि मरीम नवाज साहिबा जब वहाँ पे गईं तो एक लोगों में जिस तरह वो बता रहे हैं कि एक महरूमी जहाँ पे लोगों को महसूस हुई है, वहाँ पे जब भी इस तरह की लीडरशिप या सियासी रहनुमा जाते हैं, मरीम नवाज साहिबा जब कल गईं तो यकीनन उन लोगों को एक दिलासा मिला, मगर सिर्फ दिलासा नहीं मिला और ये मैं तशरीह करना चाह रहा था, हमने रिलीफ गुड्स का इंतज़ाम किया है जी और वो आज तकसीम हुई हैं और वो भी मैं खुद चूँकि पार्टी की सतह पे मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई थी तो वो भी मैं अपने हमारी पार्टी के ही दीगर लोग जो हैं वो मिला के उन्होंने राशन पैक्स दीगर ट्रक्स पहुंचाए हैं, टेंट्स भी पहुंचाए हैं जो तौंसा कल पहुंचे हैं। आज उसकी तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया था जी, बल्कि उसका मैं आज बाकायदा उसको मॉनिटर करता रहूँ और जायज़ा लेता रहूँ जी। और इसी तरह और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी तौंसा में ये रहेगा जिसमें राशन भी होगा, टेंट्स भी होंगे और दीगर और अशिया होंगी। राशन के अंदर आटा, चीनी और बेशक जो बेसिक खाने की अशिया हैं वो सारी उसमें मौजूद हैं। तो सिर्फ मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे जाएं और ये हम लोगों से मिलें, अब साथ ही साथ रिलीफ फराम करना भी हम पार्टी सतह पे अपने बलबूते पे अपनी पार्टी के लोग जो हैं पार्टी बेसिस पे हम लोग कलेक्टिवली एफर्ट करके भी कर रहे हैं। कल मरीम नवाज साहिबा राजनपुर जा रही हैं जी और राजनपुर में भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, दीगर जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनका दौरा भी करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे रिलीफ गुड्स वो भी मैं अभी एज वी स्पीक आपके शो पे आने से पहले मैं ट्रैक कर रहा था कि हमारे ट्रक्स कहाँ पे पहुँचे। एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, अगर आप इजाज़त दें तो। आपने कहा कि हम रिलीफ गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हमने कुछ टेंट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पार्टी लेवल पे और मरीम नवाज़ की अपनी काविश है और वो पूरी कोशिश कर रही है, कल राजनपुर भी जा रही है। लेकिन मैं देख रहा था इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन किया था उसमें तकरीबन 5 अरब रुपए का ऐलान हुआ, 500 करोड़ का ऐलान हुआ कि जी लोगों ने प्लेज कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले खबर मेरे पास आई कि बिलावल भुट्टो की अपील पर अमेरिका ने 6 अरब रुपए देने का ऐलान किया। ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो की ज़ात की बात नहीं है, वो तो वज़ीर ख़ारिजा है और अमेरिका अगर दे रहा है तो बिलावल भुट्टो को नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान को दे रहा है। लेकिन उसके अलावा खबर ये चल रही थी कि बिलावल भुट्टो ये क्लेम कर रहे हैं, दावा ये है कि 1 खरब 30 अरब रुपए वो इकट्ठे करेंगे या कर लेंगे फ्लड विक्टिम्स के लिए। अब पता नहीं है 1 खरब 30 अरब रुपए कहाँ से आएगा, अभी तक मेरे पास इसकी डिटेल्स नहीं है। मरीम नवाज साहिबा ने अपनी सतह पे, नवाज शरीफ साहब ने अपनी सतह पे, वो तो वैसे भी लंदन में बैठे हुए, शहबाज साहब ने अपनी सतह पे क्या काविश की है? कोई पैसा इकट्ठा किया, कोई अपील की, कोई लोग आए सामने, कुछ प्लेज हुआ? नहीं एहतशाम साहब मेरी गुजारिश सुने, एक तो ये कंपैरिजन्स इसने इतनी रकम की थी, दिस इज़ राइट नाउ नेशनल ट्रेजेडी। आपका आधे से ज़्यादा मुल्क पानी के नीचे डूबा हुआ है जी, 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी इससे मुतासर हुए हैं जी, 1,000 से ज़्यादा अमवात हो गई, बल्कि मेरे पास आज NDA में 1136 अमवात हुई जिनमें से 386 बच्चे हैं जी, 1634 लोग इंजर्ड हैं जी और 50 इसके बावजूद के 50,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो रेस्क्यू भी हुए हैं, बचाए गए हैं मुश्किल जहाँ पे फंसे हुए थे।
से, और अभी 5 लाख पाकिस्तानी आपके ऐसे हैं जो रिलीफ कैंपों में हैं, 10 लाख से ज़्यादा घर जो हैं वो बह गए हैं जी। तो ये इसके अंदर अब आप ये पार्टीज, मैं तो कहता हूँ जी जो इस टाइम पे एफर्ट कर सकता है उसको करनी चाहिए, जितनी एफर्ट हम करें कम है। ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपका हिसाब से पूछ रहा था सर। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्रॉ कंपैरिजन, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था क्योंकि नवाज साहब, शहबाज साहब, मरियम नवाज, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके उसी आप लोग के बहुत बड़े लीडर हैं सर, तो लीडर की कॉल पे कितने पैसे इकट्ठे हुए? सर अभी हम रिलीफ एफर्ट्स कर रहे हैं। ये पैसे आपने कहा जी उन्हें कमिट कर दिया, मुझे नहीं पता उन्हें क्या कमिटमेंट्स खान साहब को मिली हैं। अगर वो कुछ कर लेते हैं इकट्ठे, चले ठीक है जी, जहाँ से भी वो कहते हैं 500 करोड़ की। मैं आपको सिर्फ ऑल आई कैन टेल यू सर, एहतशाम साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए सर, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। आपने सवाल किया है, देखिए शहबाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर अलहदा एक अपने सतह पे एफर्ट कर रहे हैं। ही इज़ विजिटिंग फ्लड हिट एरियाज ऑलमोस्ट एवरी डे। वो सारी आपकी NDMA की और प्रोविंशियल और वफाकी हुकूमतों की कोऑर्डिनेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। वो सिर्फ जा इसलिए नहीं रहे कि देख के आ जाएं, वो इसलिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे ऑन द ग्राउंड एक्सपर्टाइज। सही है सर, उन्हें करना भी चाहिए, वो वज़ीर आज़म है मुल्क के, उन्होंने नहीं करना तो किसने करना है? जी सर, आपने करना भी चाहिए सर, बात आपकी सही है, मगर अब आपने एहतशाम साहब कथा, अगर आपने सवाल किया तो फिर मुझे उसका जवाब देने देना। आपने पूछा शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं आप उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं वो नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि प्लेज कोई उनके तवसत से कोई रकम प्लेज हुई है, जैसे बिलावल साहब की तरफ से एक दावा आ रहा है, PTI की तरफ से दावा आ रहा है, तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि शहबाज साहब घर में बैठे हुए और कुछ। सर मैं आपको बताता हूँ, दौरे भी कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के पंजाब के लोग खास तौर पे मोतरफ भी हैं। और शहबाज शरीफ तो लाहौर में भी जब बारिश होती थी तो लंबे बूट्स पहनकर बारिश वाले इलाकों में घुस जाते थे। हमने देखा हुआ शहबाज शरीफ को जो मोटरसाइकिल पर भी बैठकर सैलाब ज़दगान के पास पहुंच जाता था पंजाब में, जब पहले भी सैलाब वगैरह हुए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ कुछ भी नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ इस हवाले से बात कर रहा था कि पैसे कितने इकट्ठे किए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा लेरी है ना, अपना कह रही है कि देखें जी हमारी इतनी क्रेडिबिलिटी है लीडर की। लेकिन बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शेख वकास साहब काफ़ी देर से खामोश हैं। शेख साहब, आप अवामी आदमी हैं तो आपसे अवामी बात करते हैं, मुझे फरमाइएगा अब जो तबाही नेचुरल एक आनी थी कैलामिटी, वो तो आ गई, आगे अब देखना यह है कि इससे डील कैसे करना है। और वो डील करने में गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का भी इम्तिहान है, इस कौम का भी इम्तिहान है। क्योंकि मैं कल जिक्र कर रहा था कि हैदराबाद में 5 दुकानदारों को पुलिस ने अरेस्ट किया इस वजह से कि सैलाब ज़दगान को 7,000 रुपये का खैमा वो 27,000 रुपये में बेच रहे थे। यानी कि सैलाब ज़दगान जिनकी वैसी मदद करनी चाहिए, और अपीलें हो रही हैं कि इनको डोनेट करें, मदद करें, इनके साथ खड़े, उनके घर बह गए, इनके बच्चे बह गए, इनके मवेशी बह गए, उनको 7,000 की चीज़ 27,000 में दी जा रही थी, उनको अरेस्ट किया गया। तो आपको लगता है कि 2010 में भी कुछ इस तरह के वाक़यात सामने आए थे, कि शिकायतें सामने आई थी कि जितनी भी इमदाद आई थी वो अरकान असेंबली के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, बहुत बड़ा उसमें जो चंक था। और फिर कुछ लोगों की तरफ से गिला आया था कि वो कहते हैं पहले कि जी वोट की कमिटमेंट दो और जो देता है फिर उसको इमदाद देते हैं। तो आपको लगता है कि कोई सिस्टम सेट होगा जिसमें बग़ैर किसी तासुब के जो अफेक्टेड लोग हैं उनको इमदाद पहुंचेगी? देखें ऐसा बात यह है कि 2010 का आप फ्लड देख लें, 2014 वाले मामला देख लें, और यहाँ पे आपके जो साहब वहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, उन्होंने एक बात की, मैं उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूँ। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं इमदाद लेने के लिए जो जिनके इलाकों में फ़्लड आया ही नहीं है, बट बिकॉज दे नो के जो डोनर्स हैं वो यहाँ पे ट्रक लेके आएंगे, तो बेचारे असल इफ़ेक्टिव्स अंदर होते हैं आबादियों में और ये बाहर से चीज़ें ले जाते हैं। ये ट्रेजेडी है, ये हमारे माशरे में वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे घटिया एलिमेंट जो हैं, मतलब मुझे वो आपको पुराना अर्थक्वेक भी याद होगा जिसमें ये सारा कश्मीर से लेके मानसेर तक हर चीज़ शेक कर गई थी, और उस वक़्त भी यहीं पंजाब से बहुत से लोग जो इफेक्टिव बन के वहाँ पहुँच गए थे। ये हर दफ़ा होता है, इसका इलाज सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ पे इफेक्टिव DC होगा, SP होगा, AC, बाकी उसके साथ लोग वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद से बैठ के वज़ीर आज़म या लाहौर से बैठ के वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकता इसमें। दूसरी चीज़ इसका इन्होंने ज़िक्र किया, वो क्या ये इमदाद इसलिए दी जाती है और इस तरह दी जाती है कि जी तुम वोट दोगे तो, खैर ये एग्जैक्टली ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होते कि जी हाँ फिर अगली बारी सानू वोट देंगे तो फिर तेनू ये खैमे ते तेनू राशन देंगे, नहीं इस तरह नहीं है। हाँ मगर ये ज़रूर है कि लास्ट टाइम ये इमदाद MNAs MPAs के थ्रू बांटी गई थी,
MNAs MPs हमेशा इलाके के अपने चौधरी को, अपने सपोर्टर को, चीफ सपोर्टर को, वर्कर को बुला के उससे कहते हैं कि भाई तुम इलाके में तकसीम करो, क्योंकि वो उसी के थ्रू इलाके में मूव करते हैं। तो जो लोग और जिनके वर्कर्स इफ़ेक्टिव थे और खुदा तर्स थे, उन्होंने तो बंदे के बच्चों की तरह वो तरशील की। मगर यहाँ पे मेजॉरिटी इलाकों में ऐसे भी हुआ कि वर्कर्स ने अपनी फैमिलीज़, अपने लोग और वो लोग जहाँ सैलाब नहीं आया था उनको भी लुक आफ्टर किया। राशन बहुत आया, यह 2010 और 14 की मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत राशन आया, बहुत मिसयूज़ हुआ और बहुत लोगों तक पहुंचा और उसमें बिल्कुल गड़बड़ हुई और वो सियासी वर्कर्स की अपनी वो जो फेवरेटिज़म था और नेपोटिज़म था उसकी बुनियाद पे होती रही है। ये पाकिस्तानी सोसाइटी दे विचों बरेसे साहब ये नहीं से ख़त्म हो सकता। अगर आप समझे कि अचानक ही फ्लड आ गया है, आप ये देखें ना, सियासतदानों के हालात देख लें, पार्टियों के हालात देख लें। वो जो फ्लड से पहले जो आपको वार्निंग दी गई थी कि बारिशें इस दफ़ा 78 के 80-85% ज़्यादा हो गए, बारिशें तो कई 100% ज़्यादा हो गई ना जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ और बाब इख्तियार से, सूबाई हुकूमतों से और वफाकी हुकूमतों से कि इन्होंने तो उतना भी बंदोबस्त नहीं किया जितना इनको उस वार्निंग के तहत करना चाहिए था। डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर्स आते होते हैं, सैंड बैग्स के आते होते हैं, बोट्स तैयार करने के आते होते हैं, खाने तैयार करने के आते होते हैं, वबाएँ फूट जाती हैं, उनके लिए दवाइयों के आए होते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं, इमरजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है और मैं इन इलाकों में फिरा हूँ और मेरे भी हल्के का कुछ हिस्सा जो है वो सैलाब की नज़र हुआ और बहुत से गाँव मेरे अपने हल्के के जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ वो भी पानी के नीचे थे, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ मगर वहाँ सैलाब आया। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारी पार्टियां, सारी हुकूमतें एक दूसरे को गंदा करने के ऊपर तुली हुई थी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने पे तुली हुई थी। किसी तरीके से साड़ी वारी आ जाए, अगली वारी कौन बनेगा, की बनेगा, किस तरह बनेगा, ये इसी तमाशों में लगे रहे हैं। ठीक है जी, और जो उस वक्त करने का काम मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत से इलाकों में तो बिलाल कियानी साहब हमारे साथ है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। एक तो आपको दिखा देते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज फ्लड के हवाले से जो गुफ्तगू की है उसमें क्या कहा, सुने। We are in the midst of the climate catastrophe of the decade, one that has ravaged the entire country in a humanitarian disaster of unimaginable scale and magnitude. We strive even today to reach our fellow citizens to provide crucial rescue and relief. I would like to urge the international community to give its full backing to the flash appeal to help the people of Pakistan most in need. तो ये जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे करने का दावा किया है, उसकी डिटेल्स अब मेरे पास आ रही हैं और वो ये है जी, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठा किया है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। और ये कुल रकम जो है जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए आएगी, ये 1 खरब 30 अरब रुपए के करीब है। बिलाल साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, ये फरमाइएगा कि अब इमदाद का सिलसिला तो शुरू हो गया है, बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी की तरफ से भी, यहाँ पे भी जो मुखय्यर हज़रात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पीक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि पिछली दफ़ा जब फ्लड आया था फिर MNAs MPs को दे दिया गया था और उनके ज़रिए फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। वैसे मैं समझता हूँ कि अवामी नुमाइंदों का सबसे पहला हक़ है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, लेकिन फिर कोई मैकेनिज़्म, कोई सिस्टम भी होना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि वो एक फॉर्मूले के तहत मेरिट के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि अपनी ज़ाती पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बुनियाद पर अपने वोटर को दे रहे हैं और दूसरे को इनकार कर रहे हैं। तो इस तरह का कोई लाएमल तय हुआ है इस बार जी? जी एहतशाम साहब, देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया है और उसका बुनियादी काम यही है कि दो चार चीज़ें जी। एक तो इमीडिएट जो रिलीफ एफर्ट्स हैं वो करनी है, फिर ऑलरेडी हमने डैमेज असेसमेंट शुरू करनी है कि अगर रिहैबिलिटेशन के लिए हमें कितनी रिहैबिलिटेशन की एक्चुअल स्केल ही क्या है जो हमने करनी है और फिर उसके लिए किस तरह वसाइल पूरे करने हैं। वो इंटरनेशनल एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा हो गई, आपने जो आपके जो अपने वसाइल है, माली वसाइल है, उसमें से हमने करना है। और आज भी प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ उनकी एक सिटिंग हुई थी जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को भी ब्रीफ किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ओवरव्यू दिया, NDMA चेयरमैन वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने डिटेल प्रेजेंटेशन दी और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एम्फसाइज़ किया बार बार कि ही विल मेक श्योर कि नॉट अ सिंगल पेनी इज़ वेस्टेड
एंड दैट इट रीचेस द इफेक्टीज, एंड ऑल्सो उन्होंने एम्फेसाइज किया कि इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। देखिए हमारे जो वसाइल जो हमारे पास एड आएगी और जो ख़जाने से वसाइल इस्तेमाल होंगे रिलीफ एफर्ट्स के लिए, लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए, लोगों के घर जो उजड़े हैं उसके लिए भी जो बाद में इनको माली मदद जिस तरह की देनी है, जो भी उसमें वसाइल इस्तेमाल होंगे, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की अव्वलीन तरजीह है कि कोई वेस्टेज ना हो और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचे और इसमें कोई सियासी इन्फ्लुएंस ना हो। देखिए सियासी जो कारकुन है ना जी, जिस तरह हमारी जमात के हैं, उनका MNAs MPs हमारी इस हद तक हम ज़रूर एक तो अपनी ज़ाती हैसियत में और बतौर पार्टी एक एफर्ट हो रही है कि लोगों तक मदद पहुँचाई जाए, मगर इसके अलावा इस अमल में जो वफाक या हुकूमत की तरफ से जो हो रहा है उसके अंदर MNAs और MPs का ये किरदार है कि वो इलाके की रियलिटीज़ के मुतल्लिक लीडरशिप को, गवर्नमेंट को आगाह कर सकते हैं। दे आर द आइज एंड एयर्स ऑफ द पार्टी, दे आर ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, सो देयर वॉइसेस मस्ट बी हर्ड एंड दे विल बी हर्ड। मगर जो वसाइल का इस्तेमाल है वो इट विल बी इंश्योर्ड कि किसी को हाथों से ना गुजरे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसमें कोई ना हो और मुस्तहिक अफराद तक डायरेक्टली पहुँचे और उसमें ₹1 भी वेस्ट ना हो जी, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने शुरू में आपसे एक सवाल किया था IMF के प्रोग्राम के हवाले से कि अब वो किस्त तो आ रही है $1 अरब डॉलर की और उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, लेकिन अब उसकी जो शराइत हमने मानी है यकीनी तौर पे वहाँ पर बड़ी भारी है। अब 1 सितंबर से अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹20 फ़ी लीटर इजाफा हो जाता है तो ओवरऑल पाकिस्तान के एक आम शहरी पर उसका बोझ टलेगा, लेकिन सैलाब ज़दगान पर भी तो उसका बोझ टलेगा। तो इस हवाले से कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की? देखिए सबसे पहले तो आई डोंट नो कि आपके ₹20 के नंबर की सोर्स क्या है। मेरे इल्म में कोई ऐसा ना नंबर है और मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि मैं आपको बता दूं, मुआहदे के मुताबिक 1 सितंबर को पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाए जाने का इम्कान है। वो जो ₹50 लगानी थी और वो मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ₹10 हर महीने के हिसाब से लेवी लगती जाएगी, तो ₹10 एक तो वो लेवी लगने का इम्कान है और दूसरा ₹10 सेल्स टैक्स लिया जाने का इम्कान है। अगर ये खबर गलत है तो आप मुझे बता दें, बल्कि खुशी की खबर है, हम बताएंगे कि ₹20 नहीं लग रहे, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी 1 सितंबर। अब आप मेरी अर्ज सुन लीजिए इस हवाले से। देखिए लेवी के मुतालिक एक ज़रूर प्रोग्राम के अंदर एक कमिटमेंट है कि लेवी आहिस्ता आहिस्ता करके लगेगी, मगर लेवी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पेट्रोल की कीमत इतने से बढ़ जाएगी। उसके अंदर बहुत और फैक्टर्स हैं, जिसमें आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं, जिसमें डॉलर के रेट का तयन है, 50 और फैक्टर्स हैं। तो उस हवाले से ओगरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कल अपनी तजावीज़ कैलकुलेशंस करके प्राइसेस की हुकूमत को देगी और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही 31 की रात को। तो सर इसका मतलब है कि फिर बाकी फैक्टर्स को अगर इंक्लूड कर लें फिर तो ये ₹20 से भी ज़्यादा बढ़ सकती है जो आप कह रहे हैं। नहीं, फिर तो मैं समझूं कि ₹20 से भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस पे बेहतर होगा कि हम स्पेकुलेट ना करें, इसका आप इंतज़ार कर लें, कल शाम तक आपके सामने प्राइस आ जाएगी, तो इसके ऊपर ये स्पेकुलेट ना करें। बट आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि ₹20 के जो आप इजाफे की बात करें, ऐसा कोई नंबर अभी एट द मोमेंट नहीं है और ये बेहतर है कि कल हम उसके इंतज़ार कर लें। जो सर डीजल की जो आ रही है खबर वो ₹8 की आ रही है, डीजल की ₹8 की खबर आ रही है कि महंगा हो सकता है। ₹16 की मट्टी के तेल की आ रही है, पेट्रोल की मैं आपको बता चुका हूँ जी। सर मैं इसमें आपको फिर से ये कहूँगा कि ओगरा की तरफ से जब एक दफ़ा हुकूमत को रिकमेंडेशन आ जाएगी जिसके अंदर वो कैलकुलेशंस करके कॉस्ट की बुनियाद पे प्राइस के अंदर चेंजेस रिकमेंड करते हैं, उसके बाद हुकूमत फैसला करेगी, तो बेहतर है कि वी वेट फॉर दैट। इट्स अ मैटर ऑफ 24 आवर्स। कल शाम तक आपके सामने वो ओगरा की रिकमेंडेशन और हुकूमत का फैसला सामने आ जाएगा। चलें जी, कल शाम तक पता लग जाएगा, 24 घंटे में इंतजार कर लेते हैं। सर दूसरा जो आपका IMF का सवाल था जी, ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं जरा शेख साहब की तरफ चला जाऊं। इजाज़त दीजिएगा, मैं जरा आपका सवाल था, मैं उसका जवाब बट ओके मैं आता हूँ आपकी तरफ, वापस आता हूँ, कोशिश करता हूँ। शेख साहब ये फरमाइएगा कि एक तो यही बात कि अब IMF की इंस्टॉलमेंट तो आ गई, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन एक रिलायंस और एक डिपेंडेंसी है और उसका बहुत सारा गरीब अवाम पे ही डलता है। और जो मैं सवाल पूछ रहा था और ये लेवी और सेल्स टैक्स की खबर सामने आ रही है, तो मैंने कहा ₹20 फ़ी लीटर के इजाफे का इम्कान है और फिर डीजल और मिट्टी की तेल की भी। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की हमने इस मुल्क में, चाहे वो मईशत को रन करने के हवाले से हो
या फिर सैलाब को ही हम ले लें, मिसाल के तौर पे हमने डैम्स नहीं बनाए, हमने रिजर्वॉयर्स नहीं बनाए, अब बहुत सा पानी ये जो आया था सैलाब का, वैसे पाकिस्तान जो है वो वाटर स्केर्सिटी का शिकार है और मैं समझता हूँ कि अगले 10-20 साल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर डैम बन जाते तो ना कि सिर्फ सैलाब से बचते हम, बल्कि जो पानी की किल्लत है उसको भी पूरा कर सकते थे, फसलों को आप कर सकते थे, पानी दे सकते थे। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी पाकिस्तान में आने वाले चंद सालों में, आपको लगता है? देखें शाम साहब, बात यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए जिस विजन की ज़रूरत होती है वो किसी भी मुल्क में हकीकी लीडरशिप के पास होता है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन। यहाँ पे लोग इलेक्शन लड़ते हैं, लोगों के काम इस लालच में करते हैं कि 5 साल बाद मैंने वोट देगा, मैं MPA बन जाऊँगा, मैं MNA बन जाऊँगा, उसके बाद मैं असम्बली में चला जाऊँगा, वहाँ आधा दप्पा लगा तो कोई वज़ीर बन जाएगा और जिनके पास बड़े नेटवर्क्स होते हैं वो टारगेट करके बैठे होते हैं कि हम वज़ीर आज़म बन जाएंगे। और जब वो बन जाते हैं वज़ीर आज़म, फिर वो बेचारे अगले 5 साल वही जोड़ तोड़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि किसी तरीके नाल अगले 5 साल भी मेरी पार्टी आ जाए। ये होते हैं बेचारे MNA। जो लीडर्स होते हैं उनके विजन्स होते हैं। लीडर मुल्क के लिए सोचता है, कौम के लिए सोचता है, वो अगले इलेक्शन के लिए नहीं सोचता। अब इन बेचारे लीडर्स जो सियासतदान है, ये जो MNA MPA बाद में वज़ीर आज़म बन जाते हैं, ये बेचारे ने ले गल करो तो कहते हैं जी कि नहीं हुण अगर असी 5 साल ए ना करिए तो फिर असी अगली बारी वज़ीर आज़म किवें बनांगे। तो ये वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में, अपनी पार्टी को दोबारा इस मुल्क में अनाने हुकूमत दिलवाने की दौड़ में ये बेचारे ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। इनका ये होता है कि जेड़ा काम होना है ना अगले इलेक्शन तो पहले हो जाए, जो कुछ होना है अगले इलेक्शन से पहले हो जाए और उसका फ्रूट भी जो है ना अगले इलेक्शन से पहले मिल जाए ताकि फिर हम इलेक्शन में वोट ट्रांसलेट करा सकें। तो ये बेचारे इस मुल्क में कायदीन की, लीडरों की, लीडर जिसे हम कहते हैं, उसकी कमी रही है। अभी भी मुझे कोई ऐसा ख़ास वो चीज़ नज़र नहीं आती। सारे सियासतदान है, हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है और मैं ये समझता हूँ कि ये प्लानिंग जो है ये अगले भी मुझे चंद सालों में होती नज़र नहीं आती। अब तो इसलिए भी नहीं हो सकती ना, हुण ते तुहानूं रोटी दे लाले पै गए ने, मुल्क चलाउण वास्ते तुसीं पैसे मंग पिन के लैके आए हो, हुण ये पैसे किते वापस करोगे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग वास्ते जाओगे ना जी। अब ये 2023 में जो आपने पैसा वापस करना है, अभी तो ये पैसा मुल्क चलाने के लिए लेके आ रहे हैं। अब ये जो लेवी की आप बात कर रहे थे मेरे भाई से, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये लेवी को ना मियाँ नवाज शरीफ ने घरों देनी है तो ना देनी इमरान खान साहब ने, ठीक है ना जी। तो ये लेवी कहाँ से निकलनी है, टैक्स, ये चीज़ें कहाँ से इकट्ठी होनी है? ये मैं कल भी किसी दोस्त को कह रहा सी कि तुहाडी मेरी हड्डियाँ चो निकलनी है, ये सवाब में से निकलनी है। ये हमें ही बचाने के लिए जो कमिटमेंट्स दे के आए हैं 700 कितने अरब के सरप्लस की चारों सूबों की तरफ से, वो पैसा किसी सियासतदान ने घरों नहीं देना, वो पैसा आपके और मेरे से ही निचोड़ बचोड़ के देना है। और 33% तो ज़्यादा थोड़ा मुल्क अंडर वाटर है, फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर कितने लाख का लाइव स्टॉक जो है वो चला गया, ख़त्म हो गया। सब्जियां चलें आप रिप्लेस करने के लिए बगैर ड्यूटी के आप ले आएंगे बाहर से, अफ़गानिस्तान से, हिंदुस्तान से आप दे देंगे, पर जिन्होंने अपनी सब्जियां बेच के पूरा साल जिन्होंने अपना लाइवलीहुड जो है वो बचाना था, उन बेचारों का क्या होगा? वो फसलों का क्या होगा? हिंदुस्तान का आज प्याज की कीमत, आज अगर आप इजाजत दें मैं क्विकली बिलाल साहब से पूछ लूं, सिर्फ वन लाइन में कह, जी जल्दी, जी फरमाइए। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि अब हम इतने ज़्यादा जैसे बनिए जकड़ लिया करते थे ना, हमें दुनिया ने और इंटरनेशनली मॉनेटरी इदारों ने इस तरह जकड़ लिया है हमारे सियासतदानों के नालायक फैसलों की वजह से जो पिछले 30-40 सालों में होते रहे हैं। ठीक हो गया शेख, इजाजत दीजिएगा बिलाल साहब, 30 सेकंड है मेरे पास। मुझे प्लीज ये बताइएगा कि हिंदुस्तान से तजारत खुलने की कोई इम्कानात है आपके दौरे हुकूमत में, गिवन द फैक्ट के फ्लड की वजह से जो तबाही हुई है, फसलें खराब हुई हैं, तो कोई तजारत खुलेगी, वहाँ से टमाटर प्याज आएंगे? जी देखिए, मेरा इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी हमारे फॉरेन पॉलिसी के स्टांस में हुकूमत पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं है। देखिए हम अभी भी आर्टिकल 373 जब तक वो उसकी रेवोकेशन नहीं हो जा, जब तक वो बहाली नहीं होगी पुराने स्टेटस की, तब तक आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अभी कोई हुकूमत की तरफ से इंक्लिंग कि हम उस पर करेंगे। बहरहाल जो मौजूदा हमारे मिफ्ता साहब थोड़ी देर पहले कहना चाहूँगा, मिफ्ता साहब का स्टेटमेंट है थोड़ी देर पहले का कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तजारत खुल जानी चाहिए हिंदुस्तान से, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना। मगर जी मगर मैं आपसे एक तो दिस डज नॉट मीन कि इट कैन नॉट बी, इट कैन सर
सर इसमें मेरी गुजारिश ये है कि देखिए जो भी फ़ैसला होगा वो और मैंने आपको बताया कि जिस इस पहराए में होगा फॉरेन पॉलिसी के, यकीनन दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जो हमारा करंट फॉरेन पॉलिसी स्टांस है। तो आई डोंट बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, बहुत शुक्रिया शेख वक्कास साहब। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। कल सुबह 31 अगस्त को इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। तौहीन अदालत के हवाले से जो शो कॉज नोटिस इमरान खान को इशू हुआ था F9 पार्क में, जो तकरीर उन्होंने की थी जिसमें एडिशनल सेशन जज का हवाला देकर, नाम लेकर उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेंगे। उसके बाद फिर तौहीन अदालत का एक शो कॉज नोटिस इमरान खान साहब को इशू हो गया था। अब सुबह वो तारीख लगी हुई है और आज जवाब भी जमा करा दिया गया इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से। बुनियादी तौर पर उसमें जो 2-3 अहम नुकात हैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान के वकला ने, जिसमें सरफहरिस्त हामिद खान साहब हैं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी रहा उनका, उन्होंने कहा है जी कि मेंटेनेबिलिटी नहीं है इसकी। वो ये कहते हैं कि ये सो मोटो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर एक्शन ले ही नहीं सकता था, तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस इशू नहीं कर सकता था जब तक कि सबॉर्डिनेट कोर्ट की तरफ से एक रेफरेंस तैयार होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ना रिसीव होता। वो रूल्स का हवाला दे रहे हैं, और कानून की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेंटेनेबल नहीं है। और ये हमें पता है कि वो आज खुद रजिस्ट्रार के कहने पर ये प्रोसीडिंग ली गई है। दूसरी वो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के वकला कि खान साहब को तो पता ही नहीं था कि वो जुडिशल ऑफिसर हैं जिनके हवाले से उन्होंने तकरीर में बात की। उनका ख्याल था कि वो कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं जो इंतज़ामी मामलात को डील करते हैं, और जिस तरह से पुलिस वाले जो है वो काम करते हैं उसी तरह से वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट काम कर रही हैं, तो उनके इल्म ही नहीं था कि वो जुडिशल ऑफिसर हैं। तो एक ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने दी है। और फिर ये मज़ीद लिखा है कि इमरान खान समझते हैं, इमरान खान साहब ने अपने जवाब में ये लिखा है कि मैंने सारी ज़िंदगी रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात की और मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ और अदालतों की तौहीन करने के हवाले से कभी सोच भी नहीं सकता। मज़ीद ये कि आखिर में उन्होंने ये सारी गुफ्तगू करने के बाद, बल्कि इससे पहले कि मैं आखिरी बात करूँ, एक ये भी मेरी नज़र से गुजरा है कि इसमें जो 3 जज साहिबान थे जिन्होंने पहले ऑर्डर इशू किया था कि 31 को इमरान खान खुद पेश हों, शो कॉज नोटिस किया था, उनके हवाले से भी ये लिखा गया कि उन्होंने मैटर को प्री जज किया है, और प्री जज करने की वजह से दे माइट हैव टू रिक्यूज देमसेल्व्स फ्रॉम द बेंच। यानी कि इस्तदा ये की जा रही है कि कोई तौहीन अदालत हुई नहीं थी इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन उन 3 जज साहिबान ने एक तो अस खुद ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है, दूसरा उन्होंने प्री जज किया क्योंकि ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि पूरा अदालती निज़ाम का वक़ार दाव पर है, तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है। लिहाजा क्योंकि वो प्री जज कर चुके हैं तो इस वजह से अब उन्हें रिक्यूज़ कर जाना चाहिए, यानी कि बेंच से ये अलहदा हो जाना चाहिए और बाकी जज साहिबान को ये सुनना चाहिए मामला इमरान खान की तौहीन अदालत का। तो एक ये भी आर्गूमेंट उसके अंदर है। और आखिर में जो जवाब दाखिल कराया गया, क्योंकि मैंने पूरे जवाब पढ़ा तकरीबन कोई 25-30 सफ़ात का, उसमें आखिर में वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिग्रेट है, उन्हें अफसोस है, उन्हें पछतावा है कि वो जो कुछ भी कहना चाह रहे थे उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, और ये इम्प्रेशन गया कि जैसे वो अदलिया के ख़िलाफ़ हैं या अदलिया की इंडिपेंडेंस के ख़िलाफ़ हैं या अदलिया की तौहीन करने के दर पर हैं। तो ये आखिर में है। अब तौहीन अदालत का कानून क्या है वो एक अलहदा बहस है, क्या होना चाहिए वो एक अलहदा बहस है, उस कानून की तशरीह क्या होनी चाहिए वो एक अलहदा बहस है, वेस्ट में कैसे होती है वो एक अलहदा बहस है, पाकिस्तान में कैसे होती है वो एक अलहदा बहस है। इमरान खान साहब पे पहले तौहीन अदालत लगी थी तो उन्होंने ही किया था, उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी थी कंटेम्प्ट की। क्या अब भी वही होगा या सिचुएशन डिफरेंट होगी, ये कल पता लगेगा। और कल समा टीवी इसके ऊपर 3 से 6 बजे स्पेशल ट्रांसमिशन भी करेगा। 2:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस कॉल होगा, उसके बाद फिर आगे पता लगेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।